स्वागत है आपका इस 5वें लेक्चर ऑफ कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के। टॉपिक चल रहा पोस्ट मौर्यन टू पोस्ट गुप्ता एज, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये उसका पार्ट 2 है। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें आप पॉज करके पढ़ लेना कि फॉर पर्सनल काउंसलिंग आपको या फिर आपके किसी भी भाई बंधु सखा मित्र को जरूरत हो इसकी, तो इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये कुछ इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वीडियो के लिए, होपफुली आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, दी एंशिएंट इंडियन प्ले जिसका नाम है मुद्र राक्षस ऑफ विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन। अब ध्यान से समझो, जब भी यूपीएससी के क्वेश्चन को आप करते हो ना, तो एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। अब मुद्र राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। तो आगे अगर यूपीएससी एक क्वेश्चन बना दे कि मुद्र राक्षस इज रिटन बाई, तो आप बता पाओ कि विशाख दत्त। तो ये होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका, कि केवल आपका फोकस आंसर पे नहीं बल्कि क्वेश्चन के हर एक स्टेटमेंट पे, हर एक वर्ड पे है। बोलो क्लियर हुआ क्या? गुड। तो ये एक्चुअल में किसके बारे में है? क्या पहला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड और डेमन ऑफ द एंशिएंट हिंदू? नहीं। रोमांटिक लव स्टोरी ऑफ आर्यन प्रिंस? नहीं। स्टोरी ऑफ पावर स्ट्रगल बिटवीन टू आर्यन? नहीं। कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, स्टेटमेंट डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन में और डिटेल जानते हैं। एक एंशिएंट इंडियन प्ले जिसका नाम है मुद्र राक्षस बाय विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन द कोर्ट इंट्रिग्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनके बारे में डिटेल जान लीजिए। मालूम है आपको, पता है, लेकिन बार बार रिवाइज करने पे क्या होता है, आपके जेहन में बस जाता है वो इन्फॉर्मेशन, सच दैट आप लंबे टाइम तक के उसको याद कर पाते हो। कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिस फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर है, जो रीन किया फ्रॉम 320 बीसीई से लेकर 298 बीसीई तक। The play is political drama that depicts the conflict between Chandragupta और his chief minister चाणक्य on one side, चंद्रगुप्त और चाणक्य एक साइड और नंदाज और उसके एलाई दूसरी साइड। समझ रहे हो क्या? तो उसी के बारे में पूरा का पूरा ड्रामा है जिसका नाम है मुद्र राक्षस। होपफुली आपको क्लियर। अच्छा, इसका नाम मुद्र राक्षस क्यों पड़ा? क्योंकि मुद्र राक्षस का मतलब होता है द सीनेट रिंग ऑफ राक्षसा। मतलब कि इस प्लॉट में क्या किया चाणक्य ने कि जितने भी a plot device involving a forged letter that चाणक्य uses to trick राक्षसा into joining चंद्रगुप्त side। मतलब कि जो भी राक्षसास थे ना, चाणक्य ने उनको मना लिया चंद्रगुप्त साइड से लड़ने के लिए। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, फ्रॉम द 3rd century AD when the Hunas invaded the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on किस पे? अफ्रीकन ट्रेड पे? नहीं। वेस्टर्न यूरोपियन पे? नहीं। साउथ ईस्ट एशिया से, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। जब हमारा रोमन से ट्रेड बंद हो गया ड्यू टू हुनाज इन्वेजन, तो हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव किए। कंबोडिया, वियतनाम, इन सब जगहों से ट्रेड करना स्टार्ट किया। देख सकते हो डिटेल कि हुना कौन थे पहले समझो। नोमाडिक पीपल थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो पहले इंडिया को इन्वेट किया कब? 5th सेंचुरी सी में। इसकी वजह से अब हुना में पहले क्या थे पहले समझो। स्किल वॉरियर थे and they were able to defeat the Gupta Empire, which was the dominant power in India at the time. The Huna invasion caused widespread destruction और disruption दोनों हुआ and led to decline of trade और commerce in India. The Indian merchants were forced to look for new market and they turned to Southeast Asia. The maritime trade with the region of Southeast Asia जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इन सब जगहों पे ट्रेड जो है फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। द इंडियन मर्चेंट्स आल्सो स्प्रेड देयर कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और दीज रीजन इन दीज रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल? मैंने बताया ना, पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। पोर्ट्स और मेजरिंग लैंड, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है आप बहुत अच्छे से एक ही जगह पे कर लीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखो, बदोज कहाँ पे है? आई थिंक गुजरात में। कल्याण कहाँ? ये भी मुंबई और गुजरात के आसपास। काम्बे भी कहाँ? गुजरात में। तो ये मुंबई, गुजरात। और ये तमरा लिप्ति जो है एक डिस्ट्रिक्ट है मेदिनापुर, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, उस साइड में। तो ऑब्वियस है तीनों के तीनों है ना, होंगे नहीं, चौथा ही अलग है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट। ये देख सकते हो कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द पोर्ट दैट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड वाज तमरालिप्ति। तमरालिप्ति क्या है? पोर्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ सुहमा किंगडम इन द एंशिएंट इंडिया, लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। द तमलुक टाउन इन प्रेजेंट डे पूर्व मेदिनापुर, आज क्या है? पूर्व मेदिनापुर, वेस्ट बंगाल, इज जनरली आइडेंटिफाई एज द साइट ऑफ तमरालिप्ति। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाकियों के बारे में ध्यान देखते हैं। क्या भदोज क्या है? एक पोर्ट टाउन था
भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इंडिया में, नाम से ही आप ऑब्वियस है कर पाओगे। और काम्बे की बात करें तो आपको मालूम है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में क्या है, ये भी एक पोर्ट सिटी था। और कल्याणी पोर्ट भी क्या है, सतवाहना डायनेस्टी में एक पोर्ट था दैट वाज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न डेक्कन एंड वाज इन्वॉल्व इन मैरीटाइम ट्रेड विद वेस्ट एशिया और अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट, सिस्ट मतलब एक टाइप का पत्थर रॉक होता है एवरीबॉडी, तो ग्रीन रॉक ऐसा समझिए इसको, एज द मीडियम। तो किसने यूज किया था, तो एवरीबॉडी गांधारा स्कल्पचर में ये ग्रीन सिस्ट यूज किया था, किसके लिए, ऑब्वियस है स्कल्पचरिंग के लिए। ये देख सकते हैं आप, गांधारा स्कल्पचर्स स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। Gandhara sculptures are style of Buddhist art that was developed in the northwest Indian subcontinent during the Kushana's Empire। ध्यान रहे कब, कुशानाज एम्पायर के टाइम पे 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी सी तक। The sculptures are characterized by their use of Greco-Roman elements। क्या क्या, Greco-Roman element जैसे कि realistic proportion and drapery और their depiction of the Buddha in human form। The green schist is a type of stone that is found in the region of Gandhara। It is a soft stone that is easy to carve and it has a beautiful green color। The sculptors of Gandhara used green schist to create their sculptures because it was the perfect material for their style of art। Hopefully ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर हो और ध्यान में रहे आगे के लिए। दी सिल्वर कॉइन्स यूज बाई गुप्ता एंड कार्ल, सबको पता है रूपका बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, रूपका। ना पता हो आपको पता कर लेना, क्या रूपका वाज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स यूज बाई द गुप्ता रूलर इन एंशिएंट इंडिया। द वर्ड रूपका मींस हैविंग अ फॉर्म और इमेज इन संस्कृत। रूपका मतलब कि रूप हो, फॉर्म हो या फिर इमेज। The Rupaka coin had various design or inscription in both sides depicting the images and name of the Gupta king, their queens, their god and the symbols। Some of the most famous Rupaka coins are the Chandragupta II, Kumargupta I और स्कंदगुप्त के। अब ध्यान और दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि रूपका कॉइन वेर मेड ऑफ सिल्वर और वेटेड लगभग 2 ग्राम। दे वेर मॉडल्ड आफ्टर द रोमन डिनारियस एंड द ससानियन ड्रेकमा which were also silver coin used by Roman और Persian empire। मतलब वहां से इन्फ्लुएंस हुए थे वो लोग। Gupta king adopted the Rupaka as a symbol of their political or economic ties with the Romans or Persians। Rupaka coins were widely circulated or accepted as a standard currency in India and other countries। They also reflected the artistic, cultural or religious achievement of the Gupta period, which is considered as the golden age of Indian history। क्या बोलते हैं गुप्ता पीरियड को, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखो विक्रमा है, सबको पता है 58 BC, ठीक है, नहीं पता अभी पता कर लो। साकाज की बात करें तो ये 78 CE को साकाज इरा बोलते हैं। गुप्ता इरा 320 CE के से स्टार्ट होता है। और कली इरा, ध्यान रखिएगा कली इरा, ये 3102 BC से स्टार्ट होता है ना। तो क्या हो गया ये, अब देखो पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, एक, तो 4321 4321 आंसर हो गया डी। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। आप सबके बारे में जान लो, विक्रम इरा क्यों मतलब क्यों स्टार्ट हुआ। दिस इरा वाज फाउंडेड बाय किंग विक्रमादित्य हु ड्रो दी साकाज आउट ऑफ उज्जैन कब, 58 BC में। हेंस दिस इरा इज सेलिब्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। साकाज की बात करें तो दिस इरा वाज फाउंडेड बाय द साका किंग हु ऑक्युपाइड उज्जैन कब, 137 साल के बाद, आफ्टर विक्रमादित्य इन 78 CE। इट इज ऑल्सो नोन एज द सालिवाहना इरा और द इंडियन नेशनल कैलेंडर, क्या साकाज इरा। गुप्ता इराज की बात करें तो दिस इरा वाज फाउंडेड बाय द गुप्ता किंग चंद्रगुप्त I who assumed the imperial title of the महाराजाधिराज, क्या महाराजाधिराज एंड established the Gupta dynasty कब, 320 CE में। इट इज ऑल्सो नोन एज द चंद्र इरा या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडिया। कली इरा की बात करें तो दिस इरा इज बेस्ड ऑन द हिंदू कॉस्मोलॉजिकल साइकिल ऑफ 4 युग, क्या कितने युग, 4 युग, जिसमें यह माना जाता है कि कलियुग जो है लास्ट वाला है और मोस्ट डीजनरेटेड वन, सबसे खतरनाक। इट इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड एट मिडनाइट ऑफ 18 फरवरी 3102 BC, which is also considered as the date when Krishna left the earth। It is often used for the religious date or rarely for political ones। बताइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन और शूद्राज स्पीक, क्या स्पीक करते थे, तो पाली लैंग्वेज स्पीक करते थे, सॉरी प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे। संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वो मेन एंड शूद्राज स्पीक प्राकृतिक वाइल मेन और अपर क्लास कैरेक्टर स्पीक संस्कृत। संस्कृत मतलब एक तरीके से प्रिविलेज वाली बात थी।
This was done to reflect the social or linguistic diversity of the Indian society and to create a contrast between the refined and rustic characters. Some of the famous Sanskrit playwrights who used Prakrit in their plays were Kalidas. कौन कौन? कालिदास, भास, शुद्रकाज और विशाख दत्त. ये सब क्या यूज करते थे? प्राकृत लिखने के लिए प्ले को. Prakriti was derived from Sanskrit, the classical or literary language of ancient India, but was simpler or more natural. आम जन की भाषा थी, ऐसा कह सकते हो. पाली एक प्राकृतिक का डायलेक्ट है दैट वाज यूज्ड इन अर्ली बुद्धिज्म. इट इज द लैंग्वेज ऑफ पाली कैनन, द कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. सौरसेनी एक प्राकृतिक डायलेक्ट है दैट वाज स्पोकन इन द रीजन ऑफ सौराष्ट्र इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. इट वाज द लैंग्वेज ऑफ मेनी ऑफ द संस्कृत प्लेज दैट वेर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. क्या? सौरासेनी. होपफुली आपको अगर कल को दे कि सौरसेनी, पाली, प्राकृतिक क्या है तो आप बता पाओगे ये सबके सब लैंग्वेज है, कब कहाँ बोली जाती थी. होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो गया. नेक्स्ट, तुर्मन वाज फ्रॉम द रेशियल ग्रुप ऑफ. तुर्मन वाज फ्रॉम द रेशियल ग्रुप. तुर्मन कौन से रेशियल ग्रुप से थे? तो एवरीबॉडी हुनाज रेशियल ग्रुप से थे. आपको होपफुली ध्यान में रहे कि द हुना पीपल वेयर अ नोमैडिक ग्रुप फ्रॉम सेंट्रल एशिया. मालूम ही है हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. जिन्होंने गुप्ता पीरियड में 5वीं सेंचुरी में अटैक किया किसको? गुप्ता पीरियड को, और तहस से नहस कर डाला. राइट. ओके, बाकी चीजें हमने पढ़ाई इस लेक्चर में. तुरामान वाज अ हुना किंग हु रूल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया इन द लेट 5th और अर्ली 6th century CE. The Sanjeli inscription of the Toraman speaks of his conquest or control over Malwa और गुजरात. His territory also include क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर. According to the Rastal inscription discovered in 1983, Huna king Toramana was defeated by the Aulikara king प्रकाश धर्मा of Malwa. अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए एवरीबॉडी तो उसके लिए पहले से माफी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? धनवंतरी बिल्कुल. भास्कराचार्य, अरे भाई ये तो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमर थे, इसलिए दूसरा तो नहीं होगा. और यही पूछा था हमसे, नॉट एसोसिएटेड, तो दूसरा करेक्ट हो गया एवरीबॉडी, भास्कराचार्य जी. बाकी चरका और सुश्रुता और धनवंतरी ये तीनों के तीनों मेडिसिन से रिलेटेड हैं. होपफुली आपको आगे जब क्वेश्चन आए एलिमिनेट करने में हेल्प होगा जब आप इसको अच्छे से क्लियर करके रखोगे. तो देखो, भास्कराचार्य was an ancient Indian mathematician or astronomer who is not associated with medicine in India. He is regarded as one of the greatest mathematicians of India and the world. Bhaskaracharya is the author of the Siddhant Shiromani, a treatise on mathematics or astronomy that consists of 4 parts. क्या क्या है उसका? लीलावती, जो अरिथमेटिक बोलते हैं, बीज गणित, अलजिब्रा, और ग्रह गणित मतलब प्लेनेटरी मैथमेटिक्स, एंड गोलध्याय. गोलध्याय मतलब स्फेरिकल ज्योमेट्री. ये 4 पार्ट में उन्होंने बुक्स लिखी थी. द सिद्धांत शिरोमणि कंटेन्स मेनी ओरिजिनल और रिमार्केबल डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि अरिथमेटिक, अलजिब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और नंबर थ्योरी. धनवंतरी को की बात करें तो कंसिडर द गॉड ऑफ मेडिसिन एंड इज एसोसिएटेड विद आयुर्वेदा. चारका और सुश्रुता वेयर एंशिएंट इंडियन फिजिशियन हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन. चारका इज नोन फॉर द चारका संहिता. इसके बारे में जाने जाते हैं. चारका संहिता के से जाने जाते हैं. अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन आयुर्वेदा. वाहिल सुश्रुता इज नोन फॉर द सुश्रुता संहिता विच कंटेन डिटेल नॉलेज ऑफ द सर्जरी और मेडिसिन. अब भास्कराचार्य जी के डिस्कवरी है ना के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन की. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पहले और नेगेटिव नंबर का उन्होंने ही दिया था. द सोल्यूशन ऑफ इनडिटर्मिनेंट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री. द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई अप टू कहाँ तक? 12 डेसिमल प्लेस तक. सोचो, अभी 17 डेसिमल प्लेस तक जस्ट अभी कुछ सालों पहले हुआ था. अब 12 डेसिमल तक वो इतने एंशिएंट टाइम पे ही करके गए थे. द प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम पढ़ती हो ना? नहीं पढ़ते हो तो मैं मैथ्स के लेक्चर अपलोड करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ अप टू इंजीनियरिंग मैथ तक, तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख लेना. द प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस बताई दिया. द अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन पता है ना, y इक्वल टू साइन थीटा. तो इसको भी किसने बताया था? भास्कराचार्य जी ने बताया था. रेशनल एक्सप्रेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. याद कीजिए, कैलकुलस में 2 चीजें होता है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और उसका एप्लीकेशन टू एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम और कैलकुलेशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन. कितना आया था?
कैलकुलेट किया था उन्होंने 365.2588 डेज, जो कि आज के मॉडर्न से एकदम एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग असर्व्ड पावर इन काने कुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, तो किसने किया था? तो करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी अरुण स्वा जी ने किया था। ध्यान रखना, क्या बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है कि अरुण स्वा रूल्ड तिरहट, कन्नौज और सराउंडिंग एरिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन हु डाइड हेयरलेस, मतलब उनका कोई भी वारिस नहीं था। He usurped the throne succeeding the Pushyapati dynasty. He is known for repulsing an invasion launched by the Arab Muslim of the Rashidun Caliphate. Next, who among the following ancient Indian king was praised in glowing term in the Prayag Prasasti? तो आपको पता ही है ग्लोइंग टर्म के फॉर्म में किसको हम इतना प्रेज करेंगे प्रयाग प्रशस्ति में, किसको? समुद्रगुप्त। बोलो हाँ ना। तो ये देख सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, हु वाज अ रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, मालूम है। द इंस्क्रिप्शन एक इलोजिस्टिक कंपोजिशन है दैट प्रेजेज और ग्लोरीफाई द अचीवमेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन और एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, he was known for his patronage of art or culture which contributed to the golden age of the Gupta civilization. ये देखो, अब एक ही जगह पे आपको सारे के सारे इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और उनके ऑथर। देखो, इलाहाबाद किला इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंपीरियर अशोका ऑथर हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो रुद्रदमन 1। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किंग खारावेला। दिल्ली आयरन पिलर चंद्रगुप्त सेकेंड। सांची इंस्क्रिप्शन अशोका और उसके सक्सेसर। और मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त सेकेंड। मस्की इंस्क्रिप्शन अशोका। विक्रमाशील इंस्क्रिप्शन धर्मपाल। ऐहोल इंस्क्रिप्शन अभी देखा पुलकेशिन 2। और हाथी बाड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये भी देखा था स्कंदगुप्त। तो एक ही जगह मैंने प्रोवाइड कर दिया, होपफुली आप इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट? ध्यान, नॉट करेक्ट पूछा। तो संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन रीच्ड व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लेवल ऑफ क्लासिकल एक्सीलेंस थ्रू रॉयल पेट्रोनेज, बिल्कुल ठीक है। अगला, द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज रीडिफाइंड, दे वर एंटाइटल्ड टू फॉर्मल एजुकेशन, हेंस देयर वर वुमेन टीचर फिलोसोफर डॉक्टर अर्ली। भाई, वुमेन का जो कंडीशन है ना गुप्ता पीरियड में वो डिक्लाइन हुआ था, समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे बोला स्टेटस ऑफ वुमेन वाज रीडिफाइंड, तो रीडिफाइंड मुझे लगा बेहतर वे में नहीं, गलत वे में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कंडीशन इंप्रूव हुआ, कि उन्हें टीचर फिलोसोफर डॉक्टर बने, अर्ली मैरिज प्रोविट किया और दे वर गिवन राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। बाकी तीसरा और चौथा सही है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। गलत चाहिए था, गलत आ गया बी। देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड the condition of women gradually declined, leading to their subordination within the society. Women were assigned a secondary position and were expected to obey their father before marriage and their husband after marriage and their son in later life. समझ रहे हो कि कभी भी उन्हें शांति नहीं मिली। पहले जब शादी नहीं हुई तो पिता, और जब शादी हो गई तो पति, और जब बच्चे हो गए तो बेटा। उनकी बातों को मानना पड़ता था उन्हें। While education was valued during this era, women faced limitation and were not allowed to study sacred texts या फिर participate in rituals. Furthermore, women did not have the right to property. It is important to note that despite these constraints on women, the Gupta Empire was recognized as the golden age of India. सोचो, इतना ज्यादा शोषण हुआ है ना किसका? वुमेन का, महिलाओं का, फिर भी गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं इन फील्ड जैसे कि साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, रिलीजन और फिलोसफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not attributed of समुद्रगुप्त described in the प्रयाग प्रशस्ति? देखो फिर से आ गया प्रयाग प्रशस्ति, बोलो है ना। तो समुद्रगुप्त का पोएट कौन था? अभी ऊपर मैंने बताया, उन्होंने उसको कंपोज किया था। तो 4 स्टेटमेंट है, 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं। शार्प एंड पॉलिश इंटेलेक्ट, बिल्कुल लिखा था। एक कंप्लीट स्कल्पचर, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो जाए, बहुत सारी चीजें एक ही साथ पढ़ने में हो जाता है कभी कभार। तो ये एवरीबॉडी नहीं था। बाकी फिर फाइन म्यूजिशियन परफॉर्मेंस भी लिखा गया था, और पोएटिक टैलेंट ऑफ अ जीनियस ये भी बोला था कि ये है, मतलब समझ रहे हो ना। बहुत ग्लोरीफाई किया, बहुत तारीफ किया, बहुत प्रेज किया किसको? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त को। तो एकम्प्लिस स्कल्पचर नहीं थे, बाकी सबके सब उसमें लिखा है, आप देख सकते हो। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? कंपोज इन 4th century CE टू इलोजाइज द गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त को। द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्त is a man of many talent, including his sharp or polished intellect,
हिज फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंस और हिज पोएटिक टैलेंट। लेकिन बाकी चौथा जो मैंने बताया वो नहीं था। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी। was reigned from 335-336 सी से 375 सी, was known as the Napoleon of India। क्या बोलते थे उसको? नेपोलियन ऑफ इंडिया, according to V.A. Smith। His military campaigns are documented in inscriptions such as ईरान इंस्क्रिप्शन इन मध्य प्रदेश और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। He pursued a policy of war and conquest. Additionally, Samudragupta issued coin bearing the inscription "Restorer of the Ashwamedh", Restorer of Ashwamedh, सोच रहे हो, indicating his association with the ritual horse sacrifice। Next question आपके सामने। The Satavahanas are identified in the Puranas by which one of the following epithets? एक ऐसा क्वेश्चन आया था अभी, आप देखो, अंधराज, आंध्रा को क्या बोलते थे? एक कोई स्पेसिफिक टर्म रिलेट करके दिया था 2023 वाले यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन में, तो अंधराज बोलते थे। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। तो Satavahanas were an ancient Indian dynasty that ruled over large part of Deccan Plateau from 3rd century BC to 3rd century CE. They are also known as the Andhras in Puranas, which are ancient Hindu texts. Simuka was the founder of Satavahana dynasty, और गौतमीपुत्र सतकर्णी was the most famous ruler of this dynasty। क्या? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सतवाहना। पहला है सतवाहना रूलर वेर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, मतलब अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल सही है। सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पेट्रीलिनियर, तो ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो उनके जो सक्सेशन थे सतवाहना के, वो क्या थे? पेट्रीलिनियर। होपफुली आपको मेट्रीलिनियर और पेट्रीलिनियर एकदम क्लियर है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो देखो, मेट्रोनिमिक्स का मतलब होता है विच मीन्स दे वर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम्स ऑफ देयर मदर या फिर मैट्रिलिनियल एंसेस्टर। दिस प्रैक्टिस इज रिफ्लेक्टेड इन सतवाहना इंस्क्रिप्शन। जैसे ऊपर अभी देखा ना, क्या नाम था उसका? सबसे फेमस रूलर जो सतवाहना किंग का था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब कि गौतमी का पुत्र सतकर्णी। दूसरा कि उनके जो सक्सेसर किसके? सतवाहना के। Throne followed a patrilineal system where the throne was typically inherited by the male descendants of the ruling king. The patrilineal succession ensured that the throne passed from father to son through the male lineage. Okay, नाम भले ही वो जाने जाते थे मदर के नाम से, लेकिन थ्रोन किसको मिलता था? ऑब्वियस है, पेट्रिलिनियस को। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट, दोनों बताना है कैसे है। फॉर अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलाइट फैमिली मोस्टली फ्रॉम इंक्रिप्शन। बिल्कुल, अब गरीबों का नाम तो या फिर वो तो इंक्रिप्शन करवा नहीं सकते, इसलिए इलाइट फैमिली का ही इंफॉर्मेशन मिलता है इंक्रिप्शन से, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, सतवाहनाज इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र। अभी देखा हमने गौतमी पुत्र सतकर्णी विथ अ प्राकृतिक वर्ड मीनिंग सन। देखो यहाँ पे अभी खेला कर गया ना यूपीएससी, प्राकृतिक वर्ड नहीं है एवरीबॉडी, पुत्र जो है एक संस्कृत वर्ड है, बोलो है ना, तो इसलिए दूसरा गलत, पहला सही। देखो कितना छोटा सा एक वर्ड से पूरा पूरा स्टेटमेंट गलत कर देता है कि नहीं? तो इसलिए याद कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ABCD-C, कि पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से देखो, इलाहाबाद प्रशस्ति कितनी बार आ गया, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति, 3 या 4 क्वेश्चन अभी हमने देख लिया है ना। तो ये देखो क्या बोला, इट क्लियरली प्रेजेंट द गुप्ता एम्पायर एज द एपिसेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ वेरिड पॉलिटिकल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, अच्छा करेक्टली पूछा है तो हमारा पहला ही हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें देख लेते हैं। ये बोला कि लाइन 15 में 23 में 20 में ये लिखा है वो लिखा है, समझ लो, पढ़ोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, पढ़ ही लेते हैं। रिफर द कैप्चरिंग ऑफ द किंग ऑफ कोटा फैमिली, बिल्कुल नहीं। अगला 23 लाइन रिफर करता है समुद्रगुप्त वायलेंटली एक्सटर्मिनेटिंग अ नंबर ऑफ किंग्स ऑफ आर्यवर्ता, नहीं। ऐसे डी ऑप्शन बोल रहा है कि रिफर 20th लाइन क्या बोलता है, रूलर ऑफरिंग ट्राइब्यूट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गुप्ता किंगडम, ये भी नहीं। कैसे पता? फैक्चुअल नॉलेज है एवरीबॉडी, आपको भी होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ए, ध्यान रहे आगे के लिए। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में एक इंस्क्रिप्शन है, अशोकन पिलर दैट कंटेन्स द यूलॉजी ऑफ द गुप्ता रूलर, किसका? समुद्रगुप्त का, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट रूलर कोर्ट पोएट हरिसेन। द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त एज वेल एज पर्सनल क्वालिटीज और रिलीजियस बिलीफ। He clearly presents the Gupta Empire as the epicenter of the complex web of varied political relationship। और बाकी चीजें नहीं था, इसलिए बाकी गलत हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट बोल रहा गुप्ता पीरियड के बारे में। पहला, फोर्स लेबर बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक है। A passage in the Vishnu Puran refer to the Gupta enjoying all the territory along the Ganga up to the Prayag, ये भी ठीक है। Mehroli inscription suggests that Chandragupta fought against a
कॉन्फेडरेसी ऑफ एनिमीज इन बंगाल एंड ऑल्सो लेड अ कंपेन इनटू द पंजाब, ये भी ठीक है। सौराष्ट्र वाज नॉट अ पार्ट ऑफ, बिल्कुल पार्ट था एवरीबॉडी। सौराष्ट्र क्या, इधर वेस्ट इंडिया है ना, तो सौराष्ट्र क्या था, पार्ट ऑफ दी गुप्ता पीरियड था, तो ये गलत हो जाएगा। गलत हमसे पूछा था तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। देख सकते हैं, सौराष्ट्र वाज ए पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द साका किंग रुद्र सिम्हा थर्ड and annexed his territory in Gujarat. Saurashtra was an important region for the trade or commerce as it has access to the Arabian Sea और port like Bharuch। स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, बता ही दिया था, वो पहले भी देखा था हमने। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, पढ़ ही लिया हमने, राइट। तो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा एक एक क्वेश्चन, और साथ में जो हमारा पर्पज था वो भी आपको क्लियर हुआ होगा इस पूरे लेक्चर के थ्रू, जो कि था आपका एक अप्रोच डेवलपमेंट कराना, है ना। चलो, तो अभी तक हमने पॉलिटी, इको, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड अभी एंशियंट हिस्ट्री भी कर लिया। अब हम मेडिवल करेंगे, देन आर्ट एंड कल्चर करेंगे, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, और फाइनली ज्योग्राफी करेंगे। ये सारे के सारे जो भी सिलेबस है आपके एक ही जगह पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप एक एक सब्जेक्ट को मास्टर करके जो PYQ वाला फोमो होता है ना, उसको हटाओ और पूरा डिटेल में एनालाइज करके एक एक चीज क्लियर करो, सच दैट कि आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है, स्पेशली प्री जो आपके लिए इतना बड़ा हर्डल बनता है, वो बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर पाओ। ओके, तो जैसा कि लास्ट में आप लोगों के लिए मोटिवेटेड रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, और मेंस में इसको इस्तेमाल कर पाओ इसी आशय से 2 लाइन रहती है। तो आज के लिए तो पूरी की पूरी पोयम है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक बेहतरीन पोयम है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो सुनिएगा ध्यान से। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं पिरनी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, जिस पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी। होपफुली एवरीबॉडी आपको अच्छा लगा। तो इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। तो ऑल द बेस्ट आपको बाकी लेक्चर्स के लिए, अब और आपके फ्यूचर के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, किसी नए सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।